11 अगस्त 1979 मोरबी गुजरात। बच्चू रिवर के ऊपर बने डैम 2 की दीवार अति बारिश के कारण बह गई। पानी शहर में घुस गया, हजारों लोग मारे गए। उसी मोरबी पर 43 साल बाद फिर संकट आया है। 30 अक्टूबर शाम 6:30 बजे जो झूलतो पुल था, सस्पेंशन ब्रिज मोरबी का, वहां का प्रमुख पर्यटक स्थल, दर्शनीय स्थल, वो टूट गया। लगभग 150 लोग मारे गए, 180 से ऊपर लोग घायल हैं। इस हादसे के बाद तमाम बातें कही जाने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि ज्यादा लोग थे ब्रिज पर इसलिए वो टूट गया। कुछ लोगों ने कहा कि साहब ये साजिश है। कुछ लोगों ने कहा कि ये गलती है म्युनिसिपैलिटी की। कुछ लोगों ने कहा प्रशासन की कमी है। क्या है सच इस मोरबी पुल हादसे का? कौन है दोषी? आज के इस वीडियो पर इसी में बात करेंगे, इसी मुद्दे पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं मनीष हिंदवी। मोरबी में हुए दर्दनाक हादसे के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। यूं तो एग्जैक्ट डेट बताना मुश्किल है कि जिस दिन यह ब्रिज बना, मगर कहा जाता है कि अंग्रेजों के समय बने इस ब्रिज को वहां के लोकल महाराजा सरवाग जी ने 1879 में बनवाया था। इसका उद्घाटन उस समय के बॉम्बे के गवर्नर सर रिचर्ड टेम्पल ने किया था। दरबारगढ़ पैलेस और नजरबाग पैलेस को जोड़ता हुआ यह लगभग 755 फीट लंबा ब्रिज है, जिसकी चौड़ाई मात्र 4 फीट थी। जब यह ब्रिज बना था तब उस समय कुल 15 लोगों को इस पर चलने की, एक साथ रहने की इजाजत थी। समय के साथ साथ जैसे इसका रिनोवेशन और मेंटेनेंस होता रहा, यह ऑफिशियल कैपेसिटी बढ़ाई जाती रही और अब इसकी ऑफिशियल कैपेसिटी 125 लोगों तक कर दी गई थी। वैसे तो इतने लंबे अवधि के दरमियान कई बार ये बंद हुआ, कई बार रिनोवेट हुआ और इधर 2008 में इसको मेंटेनेंस, इसके पूरे मेंटेनेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक ओरेवा ग्रुप है, उसको दे दिया गया था। इस ग्रुप को आप अजंता घड़ियों के नाम से, बनाने वाले ग्रुप के नाम से ज़्यादा अच्छे से पहचानेंगे। 2008 से 18 तक 10 साल कॉन्ट्रैक्ट उनके पास रहा। 18 में कॉन्ट्रैक्ट की समय अवधि खत्म हो गई। 2 साल कोरोना का पीरियड रहा। 18 के बाद कोरोना में काफ़ी डिस्टर्बेंस रही। मार्च 20 में रिवाइवल के लिए फिर उनके ओनर ने लिखा और तमाम बात होने के बाद मार्च 2022 में 15 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट फिर रिन्यू किया गया। फिलहाल मार्च 22 में कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज होता है और अप्रैल में लगभग 10-12 महीने के मेंटेनेंस के लिए इस ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। मगर 7 महीने में ही ये कहते हुए कि इसका काम लगभग पूरा हो गया है, गुजराती नववर्ष था 26 अक्टूबर को, उस दिन इस ब्रिज को खोल दिया जाता है पब्लिक के लिए। दिवाली की छुट्टियां चल रही थीं, लोगों में उत्साह था। मैंने कहा नहीं कि मोरबी का एक प्रमुख दर्शनीय पर्यटक स्थल बनकर ये ब्रिज बनकर उभरा था। यह ब्रिज अक्सर लोग वहां पर जाते थे। कंपनी ने टिकट लगा दिया था उस पर जाने के लिए। वैसे तो टिकट एडल्ट्स के लिए 15 और बच्चों के लिए 12 रुपए था, मगर 2 रुपए का प्रीमियम कंपनी चार्ज कर रही थी, तो 17 और 14 रुपए थे। कहते हैं जो इनिशियल प्रॉप्स हो रही हैं, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कि 2 करोड़ रुपया इसके मेंटेनेंस के लिए सरकार ने एलोकेट किया था, मगर सिर्फ 12 लाख रुपए खर्च किए गए। इन बातों को अपने जहन में रखिएगा। ये बातें क्लियर पिक्चर बनाने में मदद करेंगी कि गलती हमसे हुई कहाँ। जब हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं मोरबी की, तो हम हर एक पहलू पर बात करेंगे। हम बिना किसी पूर्वाग्रह में आए हुए सच को तलाशने की कोशिश करेंगे। हादसा दर्दनाक था। कहते हैं 30 अक्टूबर की उस शाम को मोरबी के उस ब्रिज पर 500 आदमी के करीब था। 500 आदमी, जिस ब्रिज की कैपेसिटी 125 लोगों की हो।
जिस ब्रिज में फ्लोरिंग को छोड़कर कोई रेनोवेशन न किया गया हो, खाली पेंट करने के अलावा और इक्का दुक्का सिर्फ कहीं ना कहीं वेल्डिंग कर देने के अलावा, उसकी जो केबल थी वो रस्टेड थी, जंग लगी हुई थी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। जब आप नई फ्लोरिंग लगा रहे हैं तो ब्रिज पर वजन वैसे भी बढ़ा रहे हैं आप, मगर उसके रोप्स को नहीं बदल रहे हैं आप, उसके उन रस्सियों, जिन केबल्स पर वो ब्रिज था उसको आप नहीं बदल रहे हैं, नई फ्लोरिंग आपने लगा दी। किसने इजाजत दी 500 लोगों को ब्रिज पर जाने की? किसने इजाजत दी? अगर आप देखेंगे तो 500 लोग उस ब्रिज पर थे, भीड़ का समय था, त्योहार का समय था, प्रशासन का कोई आदमी वहां मौजूद नहीं था। इस तरह के ब्रिज जहां होते हैं वहां पर रेस्क्यू टीम्स होती हैं और उनके पास अपनी तैयारी होती है, लाइफ बोट्स होती है, रस्सियां होती हैं, डाइवर्स होते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था मोरबी के उस ब्रिज के आसपास नहीं थी। मैं कहता रहा हूं प्रशासन का कोई आदमी मौजूद नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी वहां पर। जो एम्प्लॉइज ओरेवा के वहां पर थे, मैं ये नहीं मान सकता कि उन्होंने 500 आदमी को अपनी मर्जी से ब्रिज पर जाने दिया, क्योंकि उस टिकट का पैसा उनकी जेब में नहीं जाना था, वो कंपनी को जाना था। मगर 500 आदमियों को जाने दिया गया ब्रिज पर और 6:30 बजे के आसपास वो ब्रिज टूट गया। हादसा बड़ा है, कई तरीके के सवाल उठ खड़े हो गए हैं। हम एक एक करके सारे सवालों पर बात करते हैं। हम भीड़ से ही शुरुआत करते हैं। क्यों 500 लोग उस ब्रिज पर थे? किसकी गलती थी? जनता की भी गलती थी। जब जो लोग वहां लोकल लोग थे वो जानते थे कि ब्रिज की कैपेसिटी इतनी नहीं थी, वो क्यों गए उस ब्रिज पर? दूसरा सवाल, उन्हें क्यों रोका नहीं गया? यह जिम्मेदारी किसकी थी? जो लोग वहां बैठे टिकट काट रहे थे ओरेवा कंपनी के, क्या उन्हें नहीं पता था कि इस ब्रिज पर सिर्फ 125 आदमी जा सकते हैं? तो अगर उन्हें यह बात पता थी तो इससे ज्यादा लोगों को ब्रिज पर क्यों भेजा गया? चंद रुपयों के लिए सैकड़ों लोगों की जान खतरे में क्यों डाली गई? तीसरी महत्वपूर्ण बात, ब्रिज को ओपन किया गया, म्युनिसिपैलिटी कहती है कि साहब हमसे फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया गया। 26 तारीख का ब्रिज खुला था। मोरबी जैसे छोटे शहर में हजारों लोग वहां रोज जा रहे थे। क्या म्युनिसिपैलिटी को यह बात पता नहीं थी? और अगर उसे पता थी तो उसने जाकर रोका क्यों नहीं? उसने मना क्यों नहीं किया? क्या ओरेवा कंपनी के मालिक का रसूख इतना ज्यादा था कि म्युनिसिपैलिटी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो जाकर मना कर दे कि आप ब्रिज ऑपरेट नहीं कर सकते? ओरेवा कंपनी को मेंटेनेंस का काम दिया गया और उसने आगे एक देव प्रकाश सॉल्यूशंस कंपनी है, उसको यह काम सौंप दिया, जिसको इस तरह का सब कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसको इस तरह का कोई अनुभव नहीं था। इस तरह के काम का अनुभव तो खैर ओरेवा को भी नहीं है। ब्रिज मेंटेनेंस का घड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है ओरेवा। क्या जिला प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या वहां पुलिस नहीं रहनी चाहिए थी? सवाल बहुत गंभीर है। ओरेवा के मालिक जयसुख भाई पटेल, जिस दिन ब्रिज को ओपन किया उन्होंने, उस दिन बड़े ही अहम में उन्होंने अपना बयान जारी किया कि 8 से 10 साल तो ब्रिज को कुछ होना ही नहीं है, इतना काम करा दिया। जबकि उनका दिल जान रहा था कि 2 करोड़ में सिर्फ 12 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। और उसके बाद भी उनका बड़बोलापन था कि वो कह रहे थे कि 8 से 10 साल कुछ नहीं होगा और अगर ठीक से मेंटेन किया गया तो 15 साल तक कुछ नहीं होगा। अपने परिवार को लेकर सैर पर आए जयसुख भाई पटेल, तो ये लंबी लंबी बातें करके चले गए और ठीक 4 दिन बाद 150 लोगों ने उसी ब्रिज पर अपनी जान गंवा दी। नदी से लगभग 40-45 फीट की ऊंचाई पर बने इस ब्रिज के टूटते ही जैसे हाहाकार मच गया। इस वीडियो को आप देखेंगे जिसमें ये अंतिम सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है जब ब्रिज टूटा।
जैसा कि मैंने पहले कहा कि वहां पर कोई भी रेस्क्यू को लेकर कोई तैयारी नहीं थी जो इस तरह की जगहों पर होनी चाहिए। तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे वो वहां के लोकल्स थे। नईम शेख, तौफीक, हुसैन महबूब पठान, इन लोगों ने वहां पर बहुत काम किया। इनके साथ और भी लोग थे। वहां एक पास में मंदिर बन रहा था, उस पर मजदूर काम कर रहे थे, वो तुरंत आए। इस तरह के हादसों में जितनी जल्दी रिस्पॉन्ड टीम्स करती हैं उतना ही ज़्यादा लोगों को बचाया जा सकता है। मगर दुर्भाग्य कि जब तक प्रशासन वहां पहुंचता तब तक काफ़ी जानें जा चुकी थी। दुर्भाग्यपूर्ण है ये घटना। किस तरीके से रसूख वाले लोगों की सारी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि जो पहली गिरफ्तारी हुई है वो 9 लोगों की हुई है, जिसमें 2 मैनेजर हैं रेवा के, 2 टिकट क्लर्क हैं, 2 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। सारी की सारी जिम्मेदारी इन निचले पायदान पर काम कर रहे लोगों पर डालकर बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कुछ दिन बाद म्यूनिसिपैलिटी मोरबी के अधिकारी संदीप सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। मगर जैसा कि अब तक हम देखने में मिला है तमाम हादसों में, और जिसकी फिर उम्मीद है वो यहां दोहराया जाएगा कि जयसुख भाई पटेल जो सत्ता के गलियारों में बहुत नजदीकियां रखते हैं, उन्हें बचा लिया जाएगा। कुछ मैंने कहा नहीं, निचले पायदान के लोगों को बलि का बकरा बना दिया जाएगा। कल 7 तारीख को हाई कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है और नोटिस इशू किए हैं गुजरात सरकार को, स्टेट होम डिपार्टमेंट को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ को, मोरबी के म्यूनिसिपैलिटी को, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को। मैटर को फिर 14 को रिलीज किया है, 14 नवंबर को। इन लोगों को 10 दिन का टाइम अपनी बात रखने के लिए दिया है। जिन लोगों को जाना था वो चले गए। 150 लोग मारे गए, उसमें तमाम छोटे छोटे बच्चे। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है उन सारे लोगों को। मगर कहीं ना कहीं ये आवाज़ उठानी होगी कि इस तरह की जगहों पर जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। आवाज़ हमें आपको ही उठानी पड़ेगी और तमाम राजनीतिक पूर्वाग्रहों से बाहर आकर हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि इस हादसे के बाद ट्विटर और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर जिस तरीके से भाजपा समर्थित लोगों ने बयान जारी किए या बचाने की कोशिश की या उस फेवर में लिखा, वो बहुत दर्दनाक था, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। हादसा हुआ है, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो कल्प्रिट है उसको सजा दीजिए, लेकिन सवाल तो उठाइए। और सवाल उठाने में क्यों ये पूर्वाग्रह आता है कि साहब ये सरकार हमारे समर्थित पार्टी की है, तो हम सच भी नहीं बोलेंगे, सवाल भी नहीं उठाएंगे। क्योंकि सवाल तो उन्हीं से उठाना है कि दोषी कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल ये भारत है, यहां यूं ही चलता है। हादसे होते हैं, लोग मारे जाते हैं, कुछ दिन चारों तरफ लिखा पढ़ा जाता है, फिर सब खामोश हो जाता है, शांत हो जाता है। मगर ये कब तक चलेगा? कब तक चुप रहेंगे हम? कब तक आवाज नहीं उठाएंगे? हमें दोषियों को सजा मिलने तक आवाज उठाते रहना चाहिए। एक बार पुनः मोरबी के उन जो लोग वहां पर जिन लोगों की मृत्यु हुई उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए मैं इस एपिसोड को ख़त्म करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि सवाल उठाते रहिए। सवाल उन लोगों के लिए जो हम लोगों के बीच नहीं रहे, सवाल सच के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। रुद्रांश ने एक बार पुनः मेरी बहुत सारी मदद की है इस वीडियो को बनाने में, मैं धन्यवाद देता हूं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसकी सूचना उन्हें मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।